तहे दिल से। आज 10th के साइंस के एक और चैप्टर की बात मैं करूंगा और वो है लाइफ प्रोसेस। वैसे मैंने एनिमेटेड वीडियोस दिए हैं, लेकिन लेक्चर के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और हर एक बातों को समझ सकें। तो ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक ही शॉट में कंप्लीट लाइफ प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूँगा। जितने भी टॉपिक्स हैं, एलोबरेटेड टॉपिक्स हैं, उनको मैं कवर करूँगा। और कॉपी पेन लेकर के आइडियल स्टूडेंट की तरह बैठिए, समझिए, तभी ये आपके फायदे की चीज हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने से तो कुछ होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और 9 से लेकर के 12 तक के साइंस और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त यार हैं, उनको भी प्रेफर करें। तो बात कर लेते हैं हम लोग अब लाइव प्रोसेस की। आते हैं पीडीएफ पे और समझते हैं कि बायोलॉजी का ये लाइव प्रोसेस का चैप्टर आखिर आपके लिए क्या लाया है। तो सबसे पहली बात, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस, और लाइफ किस में होती है? लिविंग थिंग्स में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ कहा जाता है, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई लिविंग है या नहीं है? तो भाई ब्रीथिंग होनी चाहिए, सांस ले, ग्रोइंग हो, बढ़े, न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, ऑफ स्प्रिंग यानी रिप्रोडक्शन हो उसमें, तो रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं कि हाँ भाई हो रहा है, इसका मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग और लिविंग में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये चीजें हमें देखनी होती। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, देयर आर सर्टेन vital process that maintain homeostasis and proper functioning of the body. They are called life process. अब इस चैप्टर में, in this chapter we will learn about the details of the process occurring in plant, animals and human beings in particular. इन्हीं सारे प्रोसेस की बात करें। तो जब हम लाइफ की बात करते हैं, तो अर्थ happens to be the only known planet having life. अभी तक जो भी प्लेनेट हम जानते हैं उसमें अर्थ ही है जहां पे लाइफ। There are beings who live, die and become part of nature again. जिंदा रहते हैं, जिंदगी जीते हैं, मरते हैं और उसके बाद फिर नेचर का पार्ट बन जाते हैं। जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको समरी बताई, reproduce, obtain and uses energy, grow and develop, respond to the environment and made up of cell. ये सारे जो characteristics हैं living things, life process, इन 6 चीजों की बात इसमें होती है। क्या? न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये सारी चीजें
प्रॉपर वे में हो रही है, इसका मतलब कि हाँ जिंदगी सही से चल रही है, लाइफ प्रोसेस ठीक। सबसे पहली बात हम लोग न्यूट्रिशन की करते हैं। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से बना, और न्यूट्रिएंट हम गेन किस लिए करते हैं, भोजन हम गेन किस लिए करते हैं, ताकि हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिले, लाइफ को सस्टेन करने के लिए एनर्जी मिले। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट गेन करना। जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट सेल्फ गेन करते हैं, खुद से गेन करते हैं, खुद से बनाते हैं अपना भोजन, वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। हमें मालूम है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद ही बनाता है, ऑटोट्रॉपिक में आता है। और हेट्रो का मतलब होता है अदर। हेट्रो मतलब अदर, जो अपने न्यूट्रिएंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो यहाँ लिखा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर own food using light energy or chemical energy through photosynthesis, chemosynthesis. Or heterotrophic nutrition is present in bacteria, fungi and animals. They derive energy from organic compound such as animals eating plants or other animals for food. हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, होलो का मतलब होता है सॉलिड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड इनटेक करते हो, सॉलिड फॉर्म में फूड इनटेक करते हो और उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हो। हम लोग क्या है, होलोजोइक में है, ब्रेड है, राइस है, या और भी इस तरह की चीजें सॉलिड हम खाते हैं ना, तो वो हमारा न्यूट्रिशन होलोजोइक का है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, सड़ा हुआ। जो सड़ी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उसे हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म एक होस्ट के अंदर रहते हैं और वो खुद कोई गेन नहीं करता, बल्कि वो होस्ट से अपना न्यूट्रिएंट गेन करता है। जैसे एनाफिल मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम होता है, आप जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या काजिंग होता है, मलेरिया का, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पे। तो वो एनाफिल मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, उसको कोई फायदा नहीं देता, उस मॉस्किटो को कोई फायदा नहीं देता, लेकिन न्यूट्रिएंट उससे गेन करता है। कई सारे प्लांट आपने देखे होंगे जिसमें कि में उसको अमरवेल कहते हैं, वो लपेटे हुए होते हैं, इसका कोई रूट ही नहीं होता, प्लांट पे वो लपेटे हुए रहते हैं। अब रूट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसके ऊपर आपको लीव्स नजर आएंगे लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। वो अपना न्यूट्रिएंट उसी प्लांट से गेन करते हैं, उस होस्ट प्लांट से गेन करते हैं जिसके ऊपर वो लपेटे हुए। If an organism can nourish itself by making its own food, ये आपको डेफिनेशन आपको है ऑटोट्रॉपिक का, जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक। अब इसमें आप देख ही रहे हैं कि भाई प्लांट को क्या क्या ये रॉ मटेरियल चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, यहाँ से ऑक्सीजन ये एक्सट्रैक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये करेगा।
तो फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म। हम नहीं बना सकते ग्रीन प्लांट जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। The plants make food using sunlight and water, which provides nourishment to other organisms and themselves. Chlorophyll present in the green parts absorbs light energy. Chlorophyll का काम क्या होता है? वो light energy को catch करता है. Hydrogen is then used to reduce carbon dioxide into carbohydrates, typically glucose, and chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata to facilitate the intake of carbon. अब ये इक्वेशन है, थोड़ा सा आप समझ लेना इसको। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 plus 6 H2O goes to C6H12O6 glucose plus 6 molecules of water. अब आगे बात होती है स्टोमेटा की। स्टोमेटा भी कहाँ? लीफ में ही पाया जाता है। स्टोमाटा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक स्टोमाटा क्लोज्ड है, एक स्टोमाटा ओपन है, लीव्स में होता है। स्टोमाटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज के एक्सचेंज में स्टोमेटा काम आते हैं। अभी आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी लीव्स में, तो ये स्टोमाटा ओपन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इससे लीव्स में चला जाएगा, फिर ये स्टोमाटा क्लोज। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो लीव्स फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सी गैस जनरेट करता है? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का अमाउंट लीफ में ज्यादा हो जाता है तो फिर ये स्टोमाटा ओपन हो जाता है और इससे ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। तो ये दोनों जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है दोनों, और ये क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं, वैक्यूल्स हैं ये बीच में, और सेल वॉल है, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। इस तरह से स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात जस्ट बताई थी और बताया आपको कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, सैप्रो मतलब रॉटन होता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करता हो, जो सड़ी हुई चीजों को खाना पसंद करता हो, उससे न्यूट्रिशन लेता हो, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आता है। और जैसे फंगस है, फंगी जो है वो एग्जाम्पल है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सड़ी हुई चीजों पे लगता है। पैरासिटिक मैंने अभी आपको बताया, और उसमें लीच है या कसकटा है, पैरासिटिक बताया ना, जो दूसरे होस्ट में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, उससे अपना फूड गेन करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म फीड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न काउज हार्म, और बदले में उसको नुकसान ही करते हैं, फायदा कुछ नहीं देते। लेकिन आपको मालूम, पैरासिटिक का ही एक भाई है सिम्बायोसिस, SYMBIOSIS, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में होस्ट भी होता है, होस्ट के अंदर रहते भी हैं यार, यानी होस्ट के सहारे रहते भी हैं, लेकिन वो बदले में उसको फायदा भी देते हैं। सारी बात समझ में आप लोगों को? बदले में उसको फायदा भी देते हैं। कैसे फायदा देते हैं? जैसे बफेलो पे आपने क्रो देखा होगा बैठा हुआ, कौवा। अब बफेलो के पीठ पे, उसके शरीर में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अब वो जो कीड़े होते हैं वो बड़े कष्ट देते हैं बफेलो को। तो क्रो जब उसके पीठ पे बैठता है तो उन कीड़ों को ढूंढ ढूंढ करके खा जाता है। अब खा गया तो क्रो को क्या मिला? न्यूट्रिशन मिला, और बदले में बफेलो को क्या मिला? रिलैक्स मिला, आराम मिला।
तो आपने देखा दोनों को फायदा हुआ। तो दोनों को अगर बेनिफिट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ये पैरासिटिक का ही पार्ट। अब यहां से मैं आ जाता हूं न्यूट्रिशन इन अमीबा पे। अमीबा में होलो जो एक न्यूट्रिशन होता है, अभी बताया था होलो, होलो मतलब सॉलिड। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि सॉलिड फूड गेन किया जाता हो, होलो जो एक न्यूट्रिशन है। और हमने कहा कि अमीबा जो है वो उसमें होलो जो एक न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब क्या कि अमीबा सॉलिड फूड गेन करता है। अब कैसे सॉलिड फूड गेन करता है, देखिए ये कुछ डायग्राम से हम शो करते हैं। जैसे ये जो पार्ट है, ये अमीबा है, तो अमीबा का ये जो पार्ट है ये सूडोपोडिया कहलाता है। जो बाहर का पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ सूडोपोडिया कहलाता है। बीच में न्यूक्लियस है, ये एक अमीबा है। अब अमीबा को दिखता है कि अरे भैया ये रेड वाला तो शिकार आ गया, यही खाना है मुझे। जब इसे दिखता है कि शिकार आ गया, तब ये अपने सूडोपोडिया का ये जो इसका आउटर कवरिंग है, इसका शेप बदलना शुरू करता है। देखो एकदम शिकार की तरह का इसने अपना मुंह बना लिया और इंगल्फ कर गया किसको, अपने शिकार को, प्रे को, फूड पार्टिकल। अब देखो अगले में क्या किया, अरे बाबा ये तो आगे से सूडोपोडिया को एकदम बंद कर दिया, इसने चोंच बंद कर लिया। इसका मतलब कि अब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना। अब ये आ गया ना फूड पार्टिकल अंदर। अब इसका डाइजेशन यहाँ शुरू हो जाता है। डाइजेशन शुरू होता है तो डाइजेस्ट करते करते, अब सारा तो नहीं ना खा लेगा, कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं फिर उसको किनारे लाता है, और किनारे ला करके, किनारे ला करके, अब देख रहे हो यहाँ से, ये ये देखो यहाँ से फूड पार्टिकल फिर किनारे आया, किनारे आके, और ये वाला जो दिख रहा है ना ये अंडा जैसा, एक जैसा, वो इसका वो पार्ट है जो, कौन सा पार्ट है, जो इस फूड पार्टिकल के खाने के बाद बचा है। अब ये क्या करता है, वापिस अपना सूडोपोडिया ओपन कर देता है। ये सूडोपोडिया देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना के ओपन कर देता है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ मटेरियल है, वो यहाँ से आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो आपने इसमें देखा 5 पार्ट हैं, ध्यान से समझना, अमीबा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हंसी हंसी मजाक मजाक में पढ़ा देता हूँ, बात खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो आप इंगेशन, ये फर्स्ट पार्ट आप जो 1 लिखा हुआ देख रहे हो, ये इंगेशन है। इंगेशन होता क्या, आप यहीं से समझते हैं। न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप होते हैं, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड निगेशन। थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है इंगेशन और इगेशन, लेकिन एकदम अलग है, बोलने में, देखने सुनने में मिलता जुलता है। इंगेशन होता है इनटेक ऑफ फूड। देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे प्रोसेस, इसमें क्या कोशिश की जा रही थी, अमीबा फूड इनटेक करने की कोशिश कर रहा। पढ़ाई ऐसी की जाए कि एक एक पॉइंट दिमाग में आए। पढ़ाई एक तपस्या है। ये इंस्टाग्राम वाली आभासी दुनिया नहीं है, ये रील वाली आभासी दुनिया नहीं है, है ना। ध्यान से समझना, मजे में पढ़ना, कोई बोझ लेके नहीं। तो ये इंगेशन है जिसमें फूड पार्टिकल को इंगेस्ट करने की कोशिश की, कर ही लिया, कोशिश किया।
इनटेक ऑफ, दूसरा डाइजेशन। अब यहाँ जब इसकी चोंच बंद हो गई तो आप देख रहे हो यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया, जो फूड पार्टिकल इसके काम का था अमीबा का, उसको इसने डाइजेस्ट कर। अब तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन है, डाइजेस्ट करने के बाद जो काम की चीजें थी उनको अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया। और फोर्थ में एसिमिलेशन है, ध्यान से देखना, यहां से जो एब्जॉर्ब किया गया वो पूरे अमीबा को मिल गया। और लास्ट में क्या हुआ, इगेशन हुआ, ये फूड पार्टिकल जो वेस्ट पार्टिकल थे वो वेस्ट पार्टिकल बाहर आ गए, इगेस्ट हो गए, आउट हो गए, इगेशन। ऐसे ही जब आप पैरामीशियम की तरफ देखते हो तो यहाँ भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। However, they have cilia that help them to engulf the food. लेकिन यहाँ सीलिया होता है जो कि इंगल्फ करने के काम आता है। यानी क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं बताता हूँ, डायग्राम देखते जाओ, आपको क्या बताया। आपको बताया जा रहा है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहां से ये पेलिसल, दूसरा यहाँ आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, फोर्थ आप देखें यहाँ पे फ्लैजिला है ये, और आई स्पॉट है यहाँ पे, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ज्यादा कुछ नहीं करने का, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे जो सीलिया है वो काम करता है engulf करने में, और food vacuole is created in closing the food. It moves through cytoplasm. The process is called cyclosis, and food digested in the food vacuole is absorbed by cytoplasm, and undigested food is given out to a tiny pore called anal pore or cytoplasm. तो ये कुछ पैरामीशियम के हैं। अब आ जाते हैं कहाँ, ह्यूमन। ह्यूमंस आर ऑमनीवोरस, सब जानते हैं भाई, टांग वांग भी चिबा लेते हैं, और फल फ्रूट पे भी, यानी शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। एक ओमनीवोरस जो होते हैं, मतलब दोनों ही कैटेगरी हम देखें, दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड, बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। तो ह्यूमन तो है ही कॉम्प्लेक्स, तो उसमें जो सिस्टम, न्यूट्रिशन का सिस्टम होता है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत आसान है, समझते जाना। The digestive system has an alimentary canal and associated digestive glands, which together function to nourish the body. 5 स्टेज होते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के। वैसे न्यूट्रिशन के ही 5 स्टेप होते हैं। अभी अमीबा में भी आपने देखा था ना, ह्यूमन की जरूरत नहीं है, सब में जिसमें भी न्यूट्रिशन है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। जो 4 स्टेज हैं इसके, इंगेशन के, डाइजेशन के, एब्जॉर्प्शन के और इगेशन के, ये तो एलिमेंट्री कनाल में ही होते हैं। अब रही बात फिर एलिमेंट्री कनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कनाल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक, जहां से हम वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करते हैं, वहां तक एलिमेंट्री कनाल, esophagus, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स होते हैं। ये देख लो भैया, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देख ही रहे हो, अब इसको तो पहचान ही सकते हो, नाम बेशक मैं बताता हूँ। जैसे ये माउथ है, ये आप टीथ देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है। फिर
फेरिंग्स है, ये पार्ट जो है वो फेरिंग्स है। और फिर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ओइसोफेगस है, फूड पाइप भी कहते हैं इसको। ये लीवर है आपका, और ये स्टमक है, छोटा सा यहाँ दिख रहा है। फिर ये पैनक्रियाज हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा। फिर यहीं पे ये आप जो देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन है, सबसे बड़ी इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देखो यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आ जाती है बात रेक्टम की, और फिर आ जाती है बात एनस की। तो बेटा ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे ही दूंगा। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस तरह से ही सवाल पूछे जाते हैं। नंबरिंग दे देगा, बोलेगा भाई 5th नंबर पे कौन सा ऑर्गन है, जरा इसका फंक्शन भी बता दो। भाई 10th नंबर पे कौन सा ऑर्गन है, जरा इसका फंक्शन भी बताओ। तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने सारी चीजें अवेलेबल करता हूँ। अब बात आती है माउथ। It is the opening of the alimentary canal and helps in digestion of ingestion of food. अब स्टार्टिंग से देख रहे हैं, यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ। जैसे ही माउथ में हमने फूड को रखा, तो न्यूट्रिशन का फर्स्ट जो प्रोसेस है इंगेशन, वो स्टार्ट। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंगेशन। स्टार्ट क्या होता है, खत्म भी हो जाता है। जैसे ही आपने माउथ में फूड को रखा, इंगेशन शुरू, इंगेशन खत्म। फूड को सिर्फ रखना। जैसे ही फूड को हम रखते हैं माउथ में, तो यहां से काम स्टार्ट हो जाता है किसका, सैलिवरी अमाइलेज। एक जो लिक्विड है सलाइवा, वो सेक्रेट होता है यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं। और फिर वो जाके हम जो भी खाते हैं, ब्रेड है, राइस है, जो भी खा रहे हैं, उसमें वो मिक्स होता है सलाइवा। और वो सलाइवा का काम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। देखो फूड के कंपोनेंट आपने पढ़े हैं, मेजर कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं। अगर ये टूट गए, ये डाइजेस्ट हो गए, इससे एनर्जी हमें मिल गई, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा का काम बस इतना ही है, वो जो उसमें मैंने कहा ना एक एंजाइम होता है सलेमरी अमाइलेज, उसका काम है कि वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। काय में, ग्लूकोज। सुन रहे हैं ना, ग्लूकोज के कई सारे भाई बहन है, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो ग्लूकोज में ब्रेक कर। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फेरिंग्स। 4 नंबर पे जरा देखना ध्यान से, 4 नंबर पे फेरिंग्स, और यहीं पे लैरिंग्स भी होता है। जरा ध्यान से सुनना बात। फेरिंग्स जो होता है, वो फूड को फूड पाइप में कैरी करने का काम है। जबकि यहीं पे जो लैरिंग्स होता है वो वॉइस बॉक्स, और दोनों के बीच में एक वॉल्व होता है जो ये कंट्रोल करता है कि अगर कोई बंदा खा रहा हो खाना, तो फेरिंग्स खुला रहे, लैरिंग्स बंद रहे, ताकि खाना जो है वो स्टमक में चला। अगर कोई बंदा बोल रहा हो, तो फेरिंग्स बंद हो जाए और लैरिंग्स खुल जाए, ताकि उसकी वॉइस जो है वो सही से आ। वो वॉल्व काम करता है। अब घर में कई बार आपने भी झेला होगा
कि घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे हैं, वो उन्होंने कह दिया कि भाई खाना खाते समय ना बात मत कर, खाना खाते समय बात नहीं किया जाता है। हमें लगता है कि अच्छा, ये बात करने के लिए इसलिए मना कर रहे हैं कि इनसे मुझसे थोड़ी तकलीफ है इनको। ऐसा नहीं है, वो यही वजह है। बेशक वो मना कर रहे हो, नहीं जानते हो, लेकिन आप जान लो आज कि अगर खाना खाते समय बात करेंगे तो जो वॉल्व है ना, जो फेरिंग्स काम करता है तो लैरिंग्स को बंद करता है, लैरिंग्स काम करता है तो फेरिंग्स को बंद करता है। जब आप खाते समय बोलोगे तो वॉल्व कंफ्यूज हो जाएगा कि फेरिंग्स वाला खोलूं कि लैरिंग्स वाला खोलूं। और इस चक्कर में आप देखते होगे कि खाना दाना पानी के साथ नाक मुंह सबसे बाहर कर देते हो, छी, खत्म, बाहर। अब यहाँ से पैरिंग से ये ओएसोफेगस फुट फुट पाइप हो गया, यहाँ से होता हुआ लीवर में पहुंचता है। कहाँ आ गए हम लोग? अब आ गए लीवर। ओएसोफेगस से होता हुआ, और उससे पहले भी तो है। तो ओएसोफेगस की बात करी, फिर स्टोमक की कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो इसमें एक दो बातें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो फूड पाइप जिसको हम ओएसोफेगस कहते हैं, कि एक तो उसमें जो मूवमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के लिए। पैरासिटिक मूवमेंट होता है। खाना खाते हुए महसूस किए हो? पानी पीते समय भी ये देखोगे, यहाँ ये वाला पार्ट जो मूवमेंट करता है यूं करके, एक एक टर्न चर्न करेगा, तो वो पैरासिटिक मूवमेंट है। ये सिर्फ यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। ओइसोफेगस में, फूड पाइप में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का माउथ में हो गया। अब ये सिर्फ मूवमेंट करता है और पहुंचा देता है स्टमक। और स्टमक जो है वो थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम एसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक बिल्कुल देखो दोनों साइड से खुला हुआ होता है। यहाँ से फूड को गेन किया, स्टमक में आया, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको वापस भेज दिया। तो कहोगे कि क्या स्टमक में सिर्फ घूमने गए थे? नहीं, नौका विहार नहीं है वो, घूमने नहीं गए थे। वहां पे फूड भैया जो है वो प्रोटीन पचाने गए थे, प्रोटीन का डाइजेशन करने गए थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है, वैसे ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पहुंचा स्टमक में और डाइजेस्ट हो गया। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो पाया जाता है हमारे स्टमक में। और चूंकि HCl एसिड है, इसलिए खतरनाक ज्यादा ना हो जाए, इसलिए स्टोमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो म्यूकस उसके ऊपर लप चिपचिपा सा सबस्टांस है म्यूकस, वो रहता है। म्यूकस का काम होता है कि स्टोमक के वॉल से HCl का टच होने ना दे, नहीं तो जला देगा वॉल। ये तो म्यूकस का फंक्शन है। अब HCl के फंक्शन को भी बता देता हूं मैं आपको। HCl क्या है कि एक तो ये फूड को एसिडिक बनाता है, एसिड है तो एसिडिक ही बनाएगा। और एसिडिक इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना एकदम, जो एंजाइम्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो बिना HCl के जागते ही नहीं, बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो काम ही नहीं करते। पेप्सिन काम ही नहीं करते। तो इसलिए HCl का होना जरूरी है, और HCl से फिर स्टमक का बचाना जरूरी है। तो अब यहां से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। देखो एक बात बता दो, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स का स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक होना। जब अभी मैं बात कर रहा था माउथ की, तो जो कार्बोहाइड्रेट है मैंने बताया ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज माल्टोज, इन सब में ब्रेक होता है। ऐसे ही जो प्रोटीन है ये क्या किस में ब्रेक होगा? ये होगा एमिनो एसिड में ब्रेक, एमिनो एसिड में ब्रेक। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद, स्टमक के बाद, मैंने अभी बताया था डायग्राम में कि ऊपर से कनेक्शन जो है वो किसका है। ये देखो फिर से डायग्राम देख लो, ऊपर से कनेक्शन जो है एसोफेगस का है, और यहाँ से जो सिस्टम है वो किसका है?
स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, नाम छोटा है, स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट है ये एलिमेंट्री कनाल का, लगभग 20 फीट लंबा होता है ह्यूमन में। इट हैज रीजन्स, द ड्यूडेनम, द रीजन which follows the stomach, the jejunum is the middle part, and ileum is the latter region which continues further into the large intestine. जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटरनल सरफेस हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको विल्ली कहा जाता है। और उसी विल्ली का काम होता है कि जो डाइजेशन हो गया उसको फटाफट एब्जॉर्ब कर। लार्ज इंटेस्टाइन, the large intestine in human being is about 5 feet long, और इसमें दो रीजन होते हैं, द कोलन एंड रेक्टम। द रीजन of the large intestine of the ileum is called the colon, while the last part is called rectum. Colon has 3 region, 3 रीजन होते हैं किसमें? कोलन, ascending colon, transverse colon and descending colon. At the base of the ascending colon, a small figure-like outgrowth is seen and is called appendix. सब कह रहे हैं। It houses many useful bacteria required for the digestion of food. Food के digestion के लिए जो भी चाहिए लगता है। Rectum opens to the outside by the anus, and the anus has internal and external anal fin. ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया लाल। अब बात करते हैं पेरिस्टेसिस क्या होता है। तो द कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल राइट फ्रॉम ओएसोफेगस टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो देखते हैं कंटिन्यूअस फ्लो होते रहते हैं, तो उसे हम पेरिस्टेसिस। Muscles present in the wall of the alimentary canal are responsible for peristalsis, and this movement helps to push the food through the alimentary canal. अब आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बहुत सारे ग्लैंड हैं जो कि डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में ह्यूमन को हेल्प करते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज आर few to name. Salivary gland को saliva secrete करते हैं, which initiates digestion in the mouth itself. Gastric gland present in the free wall, in the wall of the stomach, secrete hydrochloric acid and the enzyme pepsin. बताया ये सारी चीजें बताई मैंने आपको। The liver secretes bile. अब लीवर में तो हम लोग पहुंचे ही हैं। अब लीवर में क्या होगा? लीवर वहां बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो बेसिक होता है, ध्यान से समझना। अभी फूड को एसिडिक बना दिया था किसने? स्टमक ने, लेकिन जब ये यहाँ पहुंचेगा तो लीवर इसे कैसा देगा? गॉलब्लैडर। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और बाइल का काम होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करना। द पैनक्रियाज सेक्रेट्स मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम। पैनक्रियाज में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, एंड इट्स सेक्रेशन इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन है, क्रेमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, ये सारे जो है पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट। अब वो बात आती है पैनक्रियाज की। तो द पैनक्रियाज इज अ लॉन्ग फ्लैट ग्लैंड present behind the stomach in human. It is one of the major digestive gland, is of mixed nature, endocrine as well as exocrine. As an endocrine organ, it secretes 2 hormones. ध्यान से समझना, पैनक्रियाज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में 2 हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक इंसुलिन होता है, एक ग्लूकागॉन होता है।
which maintain blood flow. And as an exocrine gland, it secretes pancreatic juice. The digestive enzyme secreted by the pancreas, including trypsin and chymotrypsin, and proteases which digest protein. It also includes amylase, which helps the starch content. देखिए कितनी टाइप। अब आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। तो अभी बता दिया मैंने आपको कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक देयर फूड एज अ होल इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते, वही तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन और इसी तरह हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में when an organism depends on the food, when an organism depends on others for food, such a mode of nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition. बताइए दीजिए। अब यहाँ से मैं बात करूंगा, ये सारी चीजें मैंने वैसे बता रखी है आपको। विल्ली, माइक्रोवेली, देखो बताया था ना कि जो लाइनिंग पे स्ट्रक्चर होती हैं, इस तरह से विल्ली छोटी छोटी बहुत सारी करोड़ों की संख्या में होती हैं जो कि एब्जॉर्ब करने का काम करते। अब ये देखो बेटा, आगे हम ह्यूमन लीवर पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं वेना कावा है, एरोटा है, ग्लास ब्लैडर है, हेपाटिक आर्टरी है, कॉमन पाइल डक्ट है और पोर्टल वेन। अब ये ह्यूमन लीवर से आगे की चर्चा हम लोग अगले वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, चैप्टर ही थोड़ा समझने लायक है, लंबा। तो पिछले जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड सवाल भी जवाब भी थोड़े कल करेंगे, और फिर अगले जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोरोली स्टडी करें। बार बार कहता हूँ ना कि पढ़ाई एक तपस्या है। तपस्या सिर्फ उगना नहीं चाहिए कभी, उसका फल तभी मिलेगा जब आप उस तपस्या में सब छोड़ के और लग जाओगे। साधु संत जो सब छोड़ के लगते हैं, लेकिन आपके लिए सब छोड़ने का मतलब आज के सोशल मीडिया स्ट्रीम है। इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं तो बना रहे हैं, मुंह आड़े टेढ़े तिरछे करके, पता नहीं क्या ही मजा आता है। भगवान ने कितनी सुंदर मुखड़ा दिया है, उसको भी टेढ़ा कर लेंगे, है ना। खैर, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ आप अपने दोस्त यार से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करवाएं। जय